नमस्ते साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट एड सीरीज के जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो अभी 11th और हमारे बीएससी का जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसमें हम चल रहे थे, जहाँ पे हमने एसटीआर यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो टॉपिक है वो हमारा भी चल रहा है रिसेंटली। और उसके अंदर जो है हमने करीब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे 2 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं। तीसरा वीडियो लेक्चर आज रहेगा जिसपे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। और देन कल से जो है हमारा, क्योंकि मैकेनिक्स का पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा, जो भी नंबर है उसका, उस वीडियो लेक्चर में जो है सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करूंगा। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में हम उसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स और देन उसके बाद में मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह और जो भी है वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर लेंगे। तो 12th का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा जो आपके सीनियर सेकेंडरी में चलता है वो, और प्लस जो बीएससी की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक है वो दोनों जो पोर्शन है उसमें एक साथ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसमें करीब क्योंकि अभी वीडियो लेक्चर की हमने लेंथ बढ़ा दी है, करीब 50 मिनट से ऊपर का वीडियो लेक्चर बन जाता है। कोई वीडियो लेक्चर तो 1 घंटे का भी बनता है, उससे ऊपर बन जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपके 30 से 35 जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती है, एक चीज़ ध्यान रखना, 12th का टॉपिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्लस मैकेनिक्स और 11th का जो वो है अपना कोर्स वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपका करीब फर्स्ट गेट का 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे वाले जितने भी बीएससी के हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का हमारा ये टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक है हमारा कि जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखें तो हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था, देन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली थी। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है उसमें जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यानी कि लंबाई जो है वो कम हो गई। और देन उसके बाद में हमने पढ़ा था टाइम डायलेशन, यानी कि टाइम जो है वो बढ़ जाता है, वो वाले हमने फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा मेन उसमें जो टॉपिक और बचता है वो है एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि उसमें जब कोई भी पार्टिकल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के या रिलेटिव जो पार्टिकल है उसके अकॉर्डिंग अगर मोशन होता है तो किस तरह के वो जो है मोशन उसका होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने देखा है कि हाल ही में आरपीएससी ने पूछे हैं क्वेश्चन, उसके अंदर थोड़ा सा देन लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन कोई जैसे सिंपल नहीं पूछ के थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछा है, एक एंगल लेके। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि रोड ऑफ लेंथ एल नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं पहले हम लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन पे, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी वाले कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए रोड ऑफ लेंथ एल नॉट यानी क्या है, ये प्रॉपर लेंथ है ना, प्रॉपर लेंथ कह सकते हैं, या प्रॉपर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट है। इसका मतलब है कि एल नॉट के ऊपर बैठ के हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद में रोड ऑफ लेंथ एल नॉट लाई एंगल थीटा नॉट with respect to x axis if road is moving with velocity v in x direction with respect to observer। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रोड मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर और व्हाट विल बी द एंगल मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर जो लेंथ है वो क्या कर रही है, सॉरी लेंथ मतलब एक रोड है और उसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट है, वो इस तरह से पड़ी हुई है, और एंगल कितना है, थीटा नॉट है, जब ये स्टेबल है। ये कब है, जब ये स्टेबल है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी रोड है, ठीक है, जो रोड है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेबल है वो क्या करती है, मूव करने लग जाती है। मान लीजिए रोड जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है इसकी, वी नॉट वेलोसिटी है किसकी, या वी दे रखी है, हाँ वी वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी वेलोसिटी जो है हमें गिवन है कि वी वेलोसिटी से रोड क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, आप इस तरह से समझ लीजिए, है ना। और देन उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद ये क्या गया, ये कौन सी फ्रेम, एस फ्रेम है। ठीक है, और उसके बाद ये कहा गया है कि आपको एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर क्या है, इस फ्रेम एस में खड़ा है, यानी कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इस रोड को देख रहा हूँ और रोड क्या कर रही है, यहाँ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो जब ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस हमें वेलोसिटी वाले या फिर लेंथ वाला कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और मान लीजिए ये कौन सी इसकी जेड डायरेक्शन, तो चेंजेस किस में होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंजेस होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा स्टेबल है,
ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये मतलब मैं हूँ, ये खड़े खड़ा मैं अगर मैं देख रहा हूँ इसको, तो मुझे ये रोड किस लेंथ की दिखेगी, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा और एंगल कितना ऑब्जर्व करूंगा वो मुझे पूछा गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएस ने हाल ही में जो है कॉलेज लेक्चर वाले शायद एग्जाम में पूछा था ये ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम उस सिर्फ लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो हमारा ये फॉर्मूला था L इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ने का मतलब है कि सिंपल जो चीज़ थी हमारी कि सीधा हम v की वैल्यू रखें ये निकाल लें, उससे हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो मुझे L फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब मान लीजिए कि जेड डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सिर्फ किसमें एक्स वाई में ही है, एक प्लेन में ही है। जब प्लेन में है तो इसका मतलब इसकी लेंथ के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूँ तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक वाई एक्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल जो एल होगी मेरी, ठीक है, एल एक्स एल नॉट एक्स कह देता हूँ ना, एल नॉट एक्स। एल नॉट एक्स का मतलब अभी जिस मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ इस टेबल वाले में, उसमें देखता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, एल नॉट कोस थीटा नॉट, और दूसरा कंपोनेंट मुझे क्या मिलेगा, y वाला कंपोनेंट मिलेगा, और y कंपोनेंट क्या मिलेगा, एल नॉट साइन और थीटा नॉट। ठीक है, दो कंपोनेंट मिलेंगे। अब इसको आगे देखिए, आगे क्या है कि चेंज किस में होगा, जिस डायरेक्शन, देखो दिमाग में रखना, लेंथ की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लंबाई का जो संकुचन है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी जो ये रोड है वो जा रही है। तो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो संकुचन होगा वो सिर्फ किस में होगा, इसी में होगा। इसका मतलब क्या है कि एल नॉट एक्स, ठीक है, एल नॉट एक्स जिसको मैं डैश कह देता हूँ, मान लीजिए जो नहीं मुझे मिलेगी वो क्या, मेजरमेंट डैश कर रहे हैं, तो डैश जो होगा वो क्या होगा, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एल नॉट एक्स। ठीक है, या इसको मैं सीधा सीधा ऐसे तो इसकी फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एल एक्स, है ना। तो एल एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, एल एक्स हो जाएगा मेरा एल नॉट एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट नहीं लगाते, और मेरा एल वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर है, चलिए आगे लिख देता हूँ इस वाली में। तो अगली बार में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल नॉट कोस थीटा नॉट, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एल वाई इक्वल टू ये होगा मेरा एल नॉट साइन थीटा नॉट के बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में। ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा है तो ये जब देख रहा है तो क्या चेंजेस होगा, क्योंकि रोड थीटा एंगल पर है। ठीक है, जब थीटा एंगल पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका y कंपोनेंट चेंज होगा, सिर्फ कौन सा होगा, x कंपोनेंट चेंज होगा, जो मैंने इस हिसाब से, या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया। अब टोटल लेंथ निकालनी मुझे l, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर टू द पावर 1/2। ऐसे निकाल दो। अगर आपके पास कंपोनेंट है x और y तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। तो l कितनी हो जाएगी, तो इसी सीधे यहाँ से निकालेंगे तो वो जाएगा एल नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर है तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, इसका स्क्वायर करना, हटा दिया, प्लस के अंदर एल नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 1/2। इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, पहली बात तो एल नॉट कॉमन आ जाएगा, तो एल नॉट आ गया कॉमन। इधर क्या बचा, इधर बचा कोस स्क्वायर थीटा नॉट, यहाँ से माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा नॉट टू द पावर 1/2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते क्या इक्वेशन बन जाएगी 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नॉट टू द पावर 1/2। ये मेरी क्या आ जाएगी, ये होगी उस रोड की लेंथ, यानी कि यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो जब इसको देखेगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल नॉट नहीं होगी, क्या बनेगी, एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नॉट। ये क्या बनेगी, इसकी लेंथ जो है वो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट क्या है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा कि थीटा जो है वो कितना दिखेगा। अब क्या इसको, जब लेंथ में कोई चेंजेस हुआ है तो क्या इस एंगल में चेंजेस नहीं होगा, क्या होगा, श्योर, क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ से, क्योंकि अब आप एंगल फाइंड आउट करेंगे तो नया जो एंगल आएगा जिसे मैं थीटा कहूंगा, तो उसमें क्या रहेगा कंपोनेंट, उसके ये कंपोनेंट है,
पहला कंपोनेंट कौन सा ये, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है ये वाला, ठीक है। तो कुल मिला के जो नई रोड बन रही है उसके अकॉर्डिंग टेन जो थीटा मिलेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। टेन थीटा क्या लिखते हैं, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट लिखते हैं, तो लिख दीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा L नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन इधर क्या है L नॉट कोस थीटा नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में रूट में, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या एल से एल कैंसिल, कुल मिला के क्या बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टेन थीटा नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कुल मिला के ये मेरा क्या हो जाएगा, नया जो एंगल मुझे दिखेगा, ऑब्जर्वर को जो नया एंगल दिखेगा इस रोड का एक्स एक्सिस से, वो क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। कोई समस्या, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा आगे थीटा में ले जाना तो टेन इनवर्स में भी कर सकते हैं, वो आपको जैसा एग्जाम में दिया होगा आपके ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अगर थीटा पूछा होगा तो क्या करेंगे, इस टेन को इधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स में ये वैल्यू आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो कुल मिला के क्या है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट ये है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, सिर्फ उसी डायरेक्शन में क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाकी डायरेक्शन में लेंथ में कोई चेंज या कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। आगे समझ में बड़ा सिंपल सा है ना कंसेप्ट, दिमाग में ये रखना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, जब वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कराए तब भी मैंने आपको कहा था जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन हो रहा है एस डैश का s के रेस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पे भी क्या है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन किया है। तो s के रेस्पेक्ट में s डैश किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायरेक्शन, ये सब चीजें यहाँ लगभग कंप्लीट हो गई है। ऐसे क्वेश्चन और मुझे लगता नहीं कुछ, एक मैंने आपको वो क्वेश्चन करवा ही दिया था कि कब वो स्क्वायर दिखेगा, सॉरी कब जो सर्कल है वो नहीं, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था वो, इलिप्स वाला ना, दीर्घवृत्त जो है वो कब सर्कल बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो कि बड़ा अच्छा ट्रेंड है आरपीएससी के अंदर पूछने का। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पे बेस्ड, किन पे, वेलोसिटी एडिशन पे, और दूसरा जो है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे, इन पे सब पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, कि जब एनर्जी और मास, एनर्जी मास रिलेशन जो हमने पढ़ा है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उस पर हम चलते हैं कि जो मास में क्या वो क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मास और रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या हो गया ना। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि जब ये रिलेटिविस्टिक मास एंड एनर्जी, तो रिलेटिविस्टिक मास और एनर्जी क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मास का मतलब क्या है, क्योंकि कोई पार्टिकल, आप हमें से जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे m जो लिया हमने, क्या लिया, जब भी हम m की बात करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम m की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, यह है मूविंग मास। क्या है, मूविंग मास, ठीक है, जब वो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो। और जब हम यहाँ पे लिखते हैं एक m नॉट, इसका मतलब है रेस्ट मास। क्या मतलब है, रेस्ट मास, ठीक है। क्योंकि मास भी एक तरीके क्या एनर्जी, ये रिलेशन यही बताता है कि जो हमारा एनर्जी है उसे मास में कन्वर्ट कर सकते हो, और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमारे सामने होता है, वो सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, और सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप लकड़ी को तोलते हो, है ना, तो मान लीजिए 2 किलो की लकड़ी है ना, जब आप उसको जलाते हो, जलाने से क्या निकली, उसमें से एनर्जी निकली। अब क्या बची हुई जो राख है, क्या वो भी 2 किलो की होती है, क्या होती है, क्या नहीं ना। तो उसका मतलब वो मास कहाँ गया, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में, जो आग से आपको क्या मिली, हीट मिली, तो उष्मा के रूप में क्या हो गया, एनर्जी निकल गई, हीट के रूप में आपकी जो एनर्जी वो निकलती है, ठीक है। और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके आसपास, अगर देखते हो तो आप मास से क्या करते हो, एनर्जी बनाते हो, लेकिन एनर्जी से मास बनाने का कोई बहुत सारी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एनिलेशन, और आपने अब जब क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं तो पेयर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ये होती है कि जिन चीज़ों को नहीं समझा पाए, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, उसमें जो है पेयर प्रोडक्शन का बड़ा वो एग्जांपल हम लेते हैं कि पेयर प्रोडक्शन मतलब क्या है कि आपको एक मिनिमम एनर्जी का प्रोटॉन लेते हैं, देन उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, और जो है उसका कोई पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो पॉजिट्रॉन बन जाता है उसके साथ में, ठीक है। तो एक मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल उससे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनर्जी से भी क्या किया है, पार्टिकल्स को या फिर मास को डेवलप कर दिया, या मास में कन्वर्ट एनर्जी को कर दिया है। और वो कौन सा फॉर्मूला से होता है, वो होता है E बराबर mc स्क्वायर से, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी हमारी कि
ये क्या है हमारे पास, ये है उसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, पहले तो आप मास को देखिए कि मास में क्या है कि जब ये मूविंग मास और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है इसके अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये मूविंग मास और आपका जो रेस्ट मास है उसमें रिलेशन होता है। जब भी कोई पार्टिकल है उसका रेस्ट मास m नॉट है और अगर वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी यानी कि कंपेरेबल टू सी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके मास में क्या होता है, मास इंक्रीज होता है और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये वाला रहता है, ठीक है। सारे फॉर्मूला आपको पता है, मैं एक बार सारे एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो दूसरा एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी टोटल एनर्जी हो गई। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, एक आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दूसरी क्या आती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, जिसे मैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो क्या होती है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ये दिमाग में रखिए, क्या रखिए, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से एनर्जी का एक और फॉर्मूला बनता है और वो क्या फॉर्मूला बनता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। एक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये देखिए आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनेंगे ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला एम सी स्क्वायर यानी कि एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट, और दूसरा क्या ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में यहाँ से मोमेंटम का आ जाता है। तो मोमेंटम क्या होगा, जब मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा P, वो होता है mv, ठीक है। फिर से m का मतलब क्या है, m का मतलब है ये m नॉट v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट, अगर हम यही केस फोटोन के लिए याद करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें लिखा हुआ फोटोन, तो फोटोन के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि रेस्ट मास कितना होता है, 0, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, फोटोन की वेलोसिटी होती है v इक्वल टू सी, ठीक है। v इक्वल टू क्या होती है, c। तो यहां से देखिए अगर किसी की भी वैल्यू यहाँ पे c के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, c अपॉन सी इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 का रूट 0, तो इसका मतलब क्या, ये कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो जब फोटोन का मास इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मास का जो मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो क्या कभी मूव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके लिए फोर्स भी कितना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा फोटोन के केस में नहीं होता, फोटोन मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होगा तो ही उसका मूविंग मास कुछ ना कुछ पॉइंटों में बहुत ज्यादा जो है वैल्यू उसकी कम होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी पार्टिकल जैसे कि फोटोन जो है वो अगर सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है उसका रेस्ट मास कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, वरना वो कभी भी मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। आगे समझ में, इसके अलावा कोई और फॉर्मूले हैं तो मैं देख लेता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है। सिमिलरली ये जो फॉर्मूले हैं यही आपके यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या है, इसको आगे लिख सकता हूँ मैं, एक खासा इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिखूँ तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो कुल मिला के हमने कौन सा मास का फॉर्मूला, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल पावर 1/2, ये किसका है, मास, मूविंग मास और इसमें रिलेशन। टोटल एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर, एम क्या है ऊपर से हमने वैल्यू रख दी, ये वाला हो गया। एक एनर्जी का और फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो ये क्या मिल गया हमारे पास, एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी कि जो भी आपकी टोटल एनर्जी उसमें से मास जो उसकी एनर्जी है, क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी, कम कर दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। मोमेंटम की बात आती है तो क्या होता है, एम की वैल्यू रखिए, ये आपको मिल जाएगा। कुल मिला के ये जो है हमारे पास सिमिलर करीब 3 या 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी हैं और याद होने भी चाहिए, बड़े सिंपल से हैं। इन पे क्वेश्चन जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है और उस क्वेश्चन को भी 90% लोग जो है वो करीब छोड़ के आ जाते हैं या फिर वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में यही होता है उसको, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, चाहे पेपर का कोई सा भी सेट हो, वो या तो बीच में मिलेगा या फिर लास्ट में मिलेगा, तब तक आप थोड़े पजल हो चुके होते हो कि टाइम बीत रहा, फटाफट आप उसका सोल्यूशन करना चाहते हो, इन फॉर्मूले से कौन सा लगाऊं, कन्फ्यूजन में रहते हैं और उसको गलत करके आ जाते हैं। वो कन्फ्यूजन आज आपको दूर करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम
सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल हैव मोमेंटम, है ना, ए पार्टिकल हैव मोमेंटम टू एम नॉट सी। मोमेंटम कितना है, p इक्वल टू है क्वेश्चन में टू एम नॉट सी, उसका क्या है, मोमेंटम है किसी पार्टिकल का, ठीक है। वेयर एम नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, रेस्ट मास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की, ठीक है। क्वेश्चन बी कह रहा है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ई पूछ ली इसने, टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या पूछ लिया, टी पूछ लिया। तीनों चीजें आपको पूछ ली गई है, ठीक है। गिवन क्या है, ये हमें गिवन है, बस ये लिख लीजिए, उसके बाद आपका काम आराम से हो जाएगा। तो गिवन से स्टार्ट करना है। तो गिवन क्या है मेरा कि P इक्वल टू 2m0c मोमेंटम है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, mv इक्वल टू 2m0c, या इसको मुझे किसमें, क्योंकि m0 में है तो इसको m0 में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा m0 v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। इक्वल में क्या आ रहा है, 2m0c आ रहा है, तो m0 से m0 कैंसिल कर दीजिए। अब क्योंकि यहाँ रूट में आ रहा है तो इसको उस तरह भेज के स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अच्छा ये यहाँ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह भेज दिए तो क्या हो जाएगा 5v स्क्वायर, क्योंकि एक v स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 4 इधर पाएंगे तो 5v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5c। कोई दिक्कत, कितना आ गया, 2 अपॉन रूट 5c। ये क्या है हमारे पास, ये है वो वेलोसिटी, हो गया ए पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, 2-3 फॉर्मूले देखिए। पहला फॉर्मूला क्या है टोटल एनर्जी का, जो हम इस तरह से लिखते हैं, m0 v स्क्वायर, है ना, m0 c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या इससे निकाल सकते हैं क्या टोटल एनर्जी, क्योंकि हम v निकाल चुके हैं तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दीजिए, ठीक है भाई। लाइन वाइज चलिए तो अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। दूसरा क्या इससे निकाल सकते हैं क्या, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ई का, कि ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4। क्या इससे निकाल सकते हैं क्या, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है, तो जो आपकी मर्जी है उससे चलिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। मैं दोनों से निकाल देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, जो आपको गिवन है उससे चलते रहिए, आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। ये बी का सोल्यूशन पहले इससे कर लेते हैं। तो इससे ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, m0 c स्क्वायर, वी की वैल्यू रखिए यहाँ पे, कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर अपॉन 5, है ना, तो माइनस का c स्क्वायर कैंसिल, तो चलो लिख देता हूँ 4c स्क्वायर अपॉन 5c स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 1/2, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 5 यहाँ जाएगा तो कितना हो गया, m0 c स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, ठीक है। किसमें आ रहा है, रूट में, तो रूट ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, रूट 5 m0 c स्क्वायर, ठीक है। आ गया ई। अब उससे देख लीजिए क्या उससे भी आता है कि नहीं आता है, तो चलिए उससे देखते हैं। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 4m स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर यहाँ है तो ये सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4, कुल मिला के ये कितना हो गया 5m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4, रूट में ले लीजिए, तो ई इक्वल टू रूट 5m0 c स्क्वायर। क्या यही आ रहा था क्या, है सिंपल। तो मैंने आपको क्या कहा, आपकी अगर फिजिक्स ठीक है तो चाहे आप कोई सा भी रास्ता अपनाओ आंसर सेम मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी पे आ जाइए, क्वेश्चन सी क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर हमने थोड़ी देर पहले देखा तो क्या होती है, टी इक्वल टू ई माइनस m0 c स्क्वायर होती है, ठीक है, यही होती है। ई कितना आपके पास, ये रहा, बाकी उसमें से रेस्ट मास माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, रूट में 5m0 c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, तो m0 c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 m0 c स्क्वायर, ये मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है।
अब एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए इसके अंदर कि आपको कुछ भी दिया जाए, कोई भी वैल्यू दी जाए, बस उससे आप स्टार्ट करिए। आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है ना, वो दिमाग में होना चाहिए। उससे आप सॉल्यूशन करते जाइए, आपके सारे के सारे आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे, चाहे आपने कोई सा भी फॉर्मूला चूज किया हो। ठीक है, कोई सा ही फॉर्मूला चूज किया हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, गिवन जो है उससे चलते जाइए। आपका आंसर 100% है कि आपको सही मिलेगा। उससे कोई अपने को मतलब नहीं है कि आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला लगाया फिर ये लगाया। ठीक है, कंसेप्ट ठीक है तो आपका सब कुछ आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी तरह का। ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें ये कहा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के बराबर। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, m0c² के बराबर है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए में इसमें पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, पहले वाले में क्या देता है, मोमेंटम, इस बार क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा, फाइंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। बी क्या है हमारे पास, मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे जी। अगला सी क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कीजिए, करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो गिवन से स्टार्ट करिए, ये हमारा गिवन है जो है उससे स्टार्ट करिए। तो T इक्वल टू क्या है मेरे पास, T इक्वल टू m0c² है। अब आप मुझे बताइए, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो T जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, T का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा हमने, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है मेरे पास कि इसमें से क्या करो, रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर दो। यही होता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब, क्या है कि जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो। तो ये होता है कि T इक्वल टू E माइनस m0c², ये होता है। ठीक है, ये यहाँ रख दीजिए। तो E माइनस m0c² इज इक्वल टू m0c²। ठीक है, यही कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, ये मेरा क्या था, गिवन था, और ये हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट। तो वी नो के बाद में हमने ये स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो गया, 2m0c² हो गया। ठीक है, अब ये किसके पर, मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। तो इसको किसमें, अब V यहीं कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको बदल देते हैं। तो बदलते कैसे हैं, ये होता है m0c² अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² टू द पावर 1/2 के बराबर। अब आ गया ना इसमें V। ठीक है, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 बच जाएगा। इसको उस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस v² अपॉन c² टू द पावर 1/2, और यहाँ कितना है, इधर 1 है ना। इसको इधर उधर लिखा कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन c² टू द पावर 1/4, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। v² को इधर भेजिए, 1 को इधर भेजिए, सोल्यूशन निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, v² अपॉन c² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, तो यहाँ से इसको ले जाते हैं तो v इक्वल टू कितना हो गया, √3/2c। ये आ गया पहले का आंसर, हो गया। ये मेरा A था जो हमने स्टार्ट किया था गिविंग। अब आ जाते हैं B पे। B क्या कह रहा है, मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए साहब। मोमेंटम कितना है, तो P इक्वल टू होता है मेरा mv। P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। V की आपको वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन रख दीजिए। क्या रखना है, यहाँ से पहले इसको हर किसी को m0 में बदलना है। तो ये हो जाएगा m0 v अपॉन 1 माइनस v² c² टू द पावर 1/2। v की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m0 ये रूट में 3/2c, और यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस, जैसे ये वैल्यू रखोगे तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, 3/4 c² से c² कैंसिल, तो 3/4 टू द पावर 1/2 m0। चलो ये आगे लिख देता हूँ, √3/2 m0c डिवाइड में कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए
1/4, क्योंकि 1 में से 3/4 जाए कितना बचेगा 1/4, 1/4 का रूट कितना 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट, तो क्या आंसर बनेगा √3m0c। ये क्या है मेरा इसका मोमेंटम, ठीक है। √3m0c क्या है इसका मोमेंटम। टोटल एनर्जी, तो फिर से आप देखिए, जाइए इसके अंदर, दोनों में से कोई भी ले लीजिए फॉर्मूला, पर मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या है कैलकुलेशन, ठीक है, कम है, सॉरी m है यहाँ पे, है ना, mc², ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं m0c² 1 - v² c² टू द पावर 1/2, और आप चाहे वो ले लीजिए p² c² प्लस m0 टू द पावर 2 और c टू द पावर 4, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला ले लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर देखते हैं तो m0 c², ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे यहाँ निकाली थी 1/4, 1/4 का रूट 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो कितना हो गया 2m0 c², ये किसके बराबर है E के बराबर है। ये निकाल ही लिया था वैसे यहाँ पे, ये ना E, ठीक है। हो गए तीनों, है ना सिंपल। इसमें देखिए आपको कोई समस्या होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में जो है मेनली जो है आप ये देखते हैं कि अगर आपको फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ साथ उसको अप्लाई करने का तरीका है और आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ये जो एनर्जी वाले ये जो फॉर्मूले आते हैं, सॉरी इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल इतने हार्ड होते नहीं है, फिर भी हमसे एग्जाम में नहीं होते। इवन मेरे से भी कई बार नहीं हुए एग्जाम में, मैं गलत आंसर उसमें टिक करके आया हूँ इस कैलकुलेशन की वजह से। उसका दो रीजन होते हैं। एक तो जब हम एग्जाम में होता है हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से हम क्या लगते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं कन्फ्यूजन में रहता है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, प्रैक्टिस थोड़ी सी इन पे करनी है, आपको बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में क्या करिए, सबसे पहले ये इस तरह से लिखना बड़ा जरूरी है सिस्टमेटिक ढंग से। हम क्या करते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उसको स्पीड से करने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं कम देते हैं और उसको करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि दिमाग तेज चलता है उस टाइम, और सबके साथ होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हमें क्या करना है, जब भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो जो गिवन है और जो निकालना उसको एक बार इस तरह से लिख लीजिए, तो उसके बाद में क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से आप आगे चलिए तो अपने आप आंसर आ जाएगा। बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, आप 2-3 स्टेप, और दूसरी बात स्टेप खाने की कोशिश मत करिए इसमें। जैसे क्या होता है आप इसको एक्स्ट्रा सोल्यूशन डायरेक्ट सोल्यूशन दिमाग में करके लिखने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक छोटी मोटी कर जाते हैं, और वो आपको ऑप्शन में मिलेगी। जो आप मिस्टेक करोगे वो आपको ऑप्शन में सबसे पहले मिलेगी। तो उसको दिमाग में रखिए कि इस तरह की जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको आराम से सोल्व करें, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए और मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा दे रखा हो तो। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया है छोटा सा, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ये क्योंकि बड़े सिंपल है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेंगे। एक इन एनर्जी वालों पे, मोमेंटम वाले इन पे मिलता है, एक आपको लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन वाले पे, और उधर से आपकी है उधर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन और कुछ ऐसा हो इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमने टाइम डायलेशन पे कोई वो क्वेश्चन नहीं किया ना, चलो टाइम डायलेशन का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए टाइम डायलेशन का जो है ये क्वेश्चन, टाइम डायलेशन का ये क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में मेसोन, समझना इस क्वेश्चन को, कि स्थिर अवस्था में म्यू मेसोनों की माध्य आयु, ठीक है, स्थिर अवस्था में, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पहले तो जब स्थिर अवस्था की बात करते हैं इसका मतलब वो क्या है, टो नॉट, ठीक है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, जब भी हम टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लिखकर क्या लिखते हैं, टो इक्वल टू टो नॉट 1 - v² अपॉन c² टू द पावर 1/2। ये टो नॉट क्या है, टो नॉट है प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने जो टाइम पीरियड निकाला वो। तो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एस डेश में हम बैठे हुए हैं, वहां पे घड़ी लगी हुई है, उसमें आप टाइम मेजरमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके रेस्ट में घड़ी क्या है, स्थिर है ना भाई, अपन उसी में बैठे हुए, तो आपके रेस्ट में घड़ी क्या है, स्थिर, तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर एस फ्रेम का मतलब जो आप जिसमें मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बाहर कोई खड़ा हुआ और वो उसके रेस्पेक्ट में घड़ी मूव कर रही है, कौन सी, जो अंदर वाली घड़ी है वो मूव कर रही है और वो बाहर बैठा बैठा के उस घड़ी को देख रहा है, तो वो कौन सा हुआ हमारा, वो इम्प्रॉपर हुआ। इम्प्रॉपर में क्या है, टाइम टो होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ये टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसमें जब 1 घंटा होगा तो इसमें आधा घंटा ही होगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, यानी कि जो अंदर बैठा हुआ है
जो एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ है उसके लिए घड़ी स्लो चलती है, और जो एस फ्रेम में बैठा हुआ उसके लिए घड़ी थोड़ी फास्ट चलती है। ठीक है, चलिए, तो ये कह गया है कि स्थिर अवस्था में म्यू मेसोनो की माध्य आयु, मतलब माध्य आयु दे रखी है जिसे मैं टो नोट कह देता हूँ। ठीक है, और कितनी दे रखी है, ये -6 सेकेंड, 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड म्यू मेसोन्स की जो है वो क्या दे रखी है, माध्य आयु, यानी कि हो गया मीन लाइफ टाइम दे रखी है उनकी। ठीक है, सेकंड में है। ठीक है, म्यू मेसोनो की माध्य आयु क्या होगी जब कि वह 0.983 वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से क्या करते हैं वो मूव करते हैं और वेग की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तथा क्षय होने से पूर्व उनकी माध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो चीज स्टूडेंट पूछ ली। ठीक है, क्या पूछिए, माध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालनी है, एल निकालनी है कि वो कितनी डिस्टेंस, ये क्या है, ये इनकी लाइफ टाइम है। ये क्या करते हैं, इस वेलोसिटी से सन से अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो आते समय उस लाइफ टाइम में, इतने लाइफ टाइम में वो कितनी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है, ये लाइफ टाइम कब है, ये लाइफ टाइम तब है जब वो स्टेबल है। अब वो मूव कर रहे हैं किससे, इस वेलोसिटी, इसका मतलब लाइफ टाइम क्या होगा, इनका चेंज होगा, लाइफ टाइम इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम इनका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले बढ़ा हुआ लाइफ टाइम निकालिए, तो टो कितना होगा इसका, वो होगा टो नोट, तो लिखिए उसमें 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो 0.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, c² से c² में कैंसिल आउट कर देता हूँ। चलिए, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है क्या बोल सकते हैं कि टोटल मिला के जो इसकी वैल्यू आएगी 9.8, इसको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ये आएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना आराम से। और आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसे 0.98 जो है इसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसको 1 में से निकालेंगे तो वैल्यू और रूट वगैरह इनकी तो कुछ वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो निकाल के रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम 0.98 आपको कई जगह मिल जाता है ना, ये जो वैल्यू है वो आपको कई जगह मिल जाती है। वैसे एग्जाम जो होते हैं वैसे इसकी वैल्यू देते नहीं, आपको हमेशा क्या होता है, रूट में कुछ रूट 3 जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किए वैसे ही आपको सोल्यूशन मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पूछनी है आपको क्या पूछना, कंसेप्ट पूछना है, कंसेप्ट में चीजें हो जाती है। ठीक है, तो कितना आया 1.1 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ टाइम इसका बढ़ गया। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है, तो अब जब इस वेलोसिटी से जा रहा है, इतने टाइम तक जा रहा है, तो लेंथ कितनी होगी, वही है ना सीधी कि क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ जाने की वेलोसिटी कितनी है इसकी, v = 0.98c है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम, यानी जब तक ये जिंदा है, कब तक जिंदा है, तो इस टाइम तक क्या है, ये जिंदा है। समझ पा रहे मेरे बात को। तो मुझे क्या निकालनी है, एल निकालनी है, दूरी निकालनी है, वेग और समय दे रखा तो कैसे निकालोगे, दूरी बराबर क्या होती है, एल दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, एल = v × t, ये होती है दूरी बराबर क्या होती है, v × t, तो v कितना है 0.98 इंटू 0.98c इंटू ये कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁵, c की वैल्यू क्या रखेंगे, c की वैल्यू आप रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, चलिए एक बार 9.8 इंटू 3 इंटू 1.1 इंटू 3 उधर जाएगा तो कितना होगा 10⁸8 है ना, 8 में से कितना चला गया 10⁸8 में से 5 गया, तो 5 गया तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस प्लस ये हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये आएगा 3.23 किलोमीटर, है ना, कितना आएगा किलोमीटर। ये क्या होगी इसकी डिस्टेंस, कि जब ये इस वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इतनी डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रेवल कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, वो इसलिए कर जाएंगे, नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि जब इसका लाइफ टाइम इतना है तो इसको सीधा सीधा आप क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करते जिस वेलोसिटी चलते हैं, आंसर निकल जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो म्यून जो पार्टिकल्स थे वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कंपेरेबल टू क्या, सी, तो इसका मतलब इनका लाइफ टाइम बढ़ गया है। कितना हो गया लाइफ टाइम, इतना हो गया
करीब करीब अगर आप इससे इसको मेजरमेंट करते हैं तो अगर मैं पावर में जाऊँ तो सीधा सीधा 1 पावर कम हो गई 10 यानी कि 10 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो 10 टाइम्स क्या होगा, लगभग इसका जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब इसकी 2 और 2 आ रहा है, मतलब 5 टाइम मान लो, तो कितना बढ़ गया, लगभग 5 टाइम जो है वो बढ़ गया था, 10 टाइम तो नहीं, क्योंकि इसमें 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये इसका आधा हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5 टाइम जो है लाइफ टाइम बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर आप थ्योरेटिकल देखते हैं तो मेसोन का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो अगर उनका लाइफ टाइम स्टेप देखा जाए तो नॉर्मली उसका लाइफ टाइम 6 मिनट के आसपास होता है। कितना होता है, 6 मिनट के आसपास, और वो किससे बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है हमारी उनसे वो बनता है। तो वो सन पर यानी कि जो आपका सूर्य है, सूर्य के जो उस सतह पे वो जो है जो नाभिकीय फिशन और फ्यूजन जो अभिक्रियाएं होती है, विखंडन और सनलेन मैक्सिमम, तो सनलेन अभिक्रिया जो होती है जिसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मेसोन वो जो है बनता है। उस मेसोन की लाइफ टाइम कितनी है, उस मेसोन की लाइफ टाइम जो है वो है करीब करीब 6 मिनट। ठीक है, और सूर्य की जो सतह से पृथ्वी तक जो भी किरणें आती हैं वो आती हैं, उनको टाइम कितना लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से कोई सूर्य की किरण के साथ मेसोन पार्टिकल आ रहे हैं तो क्या वो रास्ते में ही खत्म हो जाने चाहिए, नहीं हो जाने चाहिए, भाई रास्ते में खत्म हो जाने चाहिए, 6 मिनट तक तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आगे पहुंच नहीं सकते, और 8 मिनट अपने को लग रहे हैं यहाँ पे। फिर भी वो क्या करते हैं, अर्थ की सतह पे आप जब उनको डिटेक्ट करते हैं तो वो मिल जाते हैं। ठीक है, जो सन की जो रेज होती है उनके में क्या मिलते हैं, वो म्यून पार्टिकल जो है वो मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो प्रूफ है कि जब कोई पार्टिकल सी की वेलोसिटी के कंपेरेबल चलता है तो उसका लाइफ टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह के जो क्वेश्चन थे मैं लगभग ले चुका हूँ। एक जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूँ, है ना, ये भी हमने ले लिया, टाइम डायलेशन का पहले मैंने लिया नहीं था, तो ये टाइम डायलेशन का क्वेश्चन भी हमने इसमें से ले लिया। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आपके रहेंगे। टाइम डायलेशन पे आपको क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेगा नहीं, जो आपको परेशान कर सकता है वो वेलोसिटी एडिशन वाला, और एक जो हमने आज ये पढ़ा, इनमें से कोई है वो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उन पे आप थोड़ा सा एक तरह से आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आप आराम से कर पाएंगे। जैसे ये है 2 बॉम्ब ऑफ क्ले, ठीक है, लम्ब, सॉरी बॉम्ब नहीं, लम्ब है, 2 लम्ब ऑफ क्ले, ईच ऑफ रेस्ट मास इज m, कोलाइड, रेस्ट मास कितना है, रेस्ट मास जो है वो m दिया हुआ है, m नोट नहीं है इस बार। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी पार्टिकल का नहीं, ये हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है ना, कि क्ले यानी कि जो आपकी मिट्टी है, या फिर कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, गारा जो होता है ना नॉर्मली, उसका जो है गीली मिट्टी जो है उसके लम्ब हैं 2। ठीक है, और उनका रेस्ट मास कितना है, दोनों का रेस्ट मास मिला के m है। ठीक है, मिला के नहीं, सॉरी एक एक का सिंगल का m है। कोलाइड हेड ऑन विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दी है, ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं किस स्पीड से, 3/5c से, है ना, 3/5c से कोलाइड करते हैं। दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द मास ऑफ द कंपोजिट लम्ब, यानी कि इस कंपोजिट लम्ब का मास अब कितना होगा। पहले क्या थे, 2 m मास के लम्ब थे। ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे पर, कुल मिला के क्या बना लेते हैं, एक नया मास बना लेते हैं, जिसे मैं m डैश कह देता हूँ। तो इस m डैश की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो अगर m और m है दोनों स्ट्रिक करके मिलेंगे तो क्या हमारे केस में जो हमारा रियल वर्ड उसमें क्या होता है, 2m हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कितनी है इनकी, ये, तो इसका मतलब एनर्जी मास कंजर्वेशन, एनर्जी और मास जो आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे में जो है चेंज हो रहे हैं, वो चीज़ इसके अंदर हमें यूज करनी है। ठीक है, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती, जब आप ये अगर इसकी कोई बात करते हैं, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हमारा कंजर्वेशन जो है वो क्या है, मोमेंटम का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, यानी कि अगर इनका वेक्टर सम करूँ, मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर है, तो इनका वेक्टर सम अगर करें तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि P1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, P2 के, अगर इस तरह से मैं देखना चाहूँ तो। ठीक है, अब दोनों का जब मैं ये लूँगा क्या, तो वो क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखिए, इसके पहले का और इसके बाद का जो है वो मास जो है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से एनर्जी निकालते हैं। एक सेकेंड, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या चीज़ है, अब मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी एनर्जी निकालता हूँ मैं, तो एनर्जी कितनी होगी ईच पार्टिकल की, पहले पार्टिकल की एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, E1 कह देता हूँ, या ई डैश कह देते हैं, डैश तो उसको कह देंगे हम ना। तो जो E है 1 के लिए वो कितनी होगी,
वो होगी एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी है, एम को एम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि इसको एम नोट मान लीजिए आप, तो ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे हमारा। क्या है ये, रेस्ट मास जो है उसको एम नोट ही मान लीजिए, ठीक है। रेस्ट मास कितना है, एम नोट। तो ये क्या हो जाएगा, एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। मैं एम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एम में आप फिर कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि यार सर ने पहले फॉर्मूले में बोले, क्योंकि फॉर्मूले में हम क्या एम नोट को रेस्ट मास मानते हैं, या उसको एम दिया तो बाद में देख लेंगे उस चीज़ को। अभी आप ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लिखने में मुझे नहीं तो परेशानी होगी आपको समझाने, फिर इसको डैश करूंगा या फिर इसको कुछ और नोटेशन दूंगा, तो इसके अलावा तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ से ये हो जाएगा एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस वी की वैल्यू रखिए, वी कितना है ये, तो 9/25, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो 16 का रूट करेंगे तो 4/5, ठीक है। तो ये हो गया 4 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन 5 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या आ गया मेरा E1, यानी कि एक की एनर्जी आई है, दोनों की एनर्जी मिला के कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी E = E1 प्लस E2, और E1 और E2 दोनों क्या रहेंगे सेम, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, तो कुल मिला के 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो 2 E1 के इक्वल आ गई, तो 2 E1 के इक्वल आने का मतलब है यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, ये होगा 5 एम नोट सी स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या है, ये तो मेरी हो गई इसकी टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, इस वाली एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी होगी एम नोट सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो कर दीजिए, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आगे देखें तो एम डैश सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन 2, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो कुल मिला के जो मेरा एम डैश आएगा वो कितना आएगा 5/2 एम नोट आएगा, यानी कि इसकी जो मास आएगा वो मास कितना आएगा 5/2 एम नोट जो है इसका मास हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से आज तक इतना ही काफ़ी है, और ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इनमें आपको जो है महारत हासिल होगी, और ऐसे क्वेश्चन जो है ये होते हैं आपके स्कोरिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से और भी आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।